वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टमक के बारे में कि स्टमक की आउटर स्ट्रक्चर कैसी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है और इसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या इनका फंक्शंस है। तो ये यहाँ पे हम डिटेल एनालिसिस करेंगे स्टमक के बारे में। तो स्टमक क्या होता है, एक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसके अंदर स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की तो लोकेशन कहाँ पे होती है, स्टमक प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। ये वाला जो स्पेस है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में पेट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्डोमन। तो एब्डोमन के अपर पार्ट में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है और लेंथ होती है इसकी 30 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें डायमीटर की तो डायमीटर होता है 15 सेंटीमीटर का। इसकी जो वाल होती है अंदर से फोल्डेड होती है, इस तरीके से अंदर फोल्ड होते हैं बहुत बड़े बड़े, पूरी स्टमक के जो वाल होती है फोल्ड होते हैं अंदर। आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर कि यहाँ पे फोल्ड दिखा रखे हैं। इन फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक रुगे बोलते हैं। और जो ये वाल होती है ये वाल क्या करती है, चर्निंग मूवमेंट करती है। जब ईसोफेगस से स्टमक के अंदर फूड आता है तो उसका फर्दर ब्रेक डाउन करना होता है स्मॉल पीस के अंदर, तो स्टमक की वाल क्या करती है, ऐसे मूवमेंट शो करती है और फूड का ब्रेक डाउन करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। जब माउथ के अंदर हम फूड को इनटेक करते हैं, फिर उसका मैस्टिकेशन करते हैं और फिर माउथ के अंदर वो जो है सलाइवा के अंदर मिक्स हो जाता है और उस फूड को हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। दोनों टर्म आपको याद रखनी है। तो बोलस माउथ के अंदर बनता है, उसके बाद फिर बोलस कहाँ ट्रांसफ़र होता है, फेरेंक्स के अंदर और फिर ईसोफेगस के अंदर और फिर बाद में कहाँ पे आता है, स्टमक के अंदर आता है। स्टमक के अंदर फिर उसकी म्यूकस के साथ मिक्सिंग होती है और फर्दर उसका ब्रेक डाउन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काइम। तो काइम क्या है, फूड ही है बेसिकली। ये म्यूकस के साथ मिक्स होता है और स्मॉल पीसेस के अंदर इसका ब्रेक डाउन होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसकी आउटर स्ट्रक्चर की। तो स्टमक 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है। आप देख रहे हैं कि कार्डिया फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद सेकंड पार्ट है फंडस, उसके बाद मेन बॉडी जो है इसको हम बोलते हैं, जो 4th पार्ट है इसका उसको बोलते हैं एंट्रम, और जो लोअर मोस्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। तो जब यहाँ से ईसोफेगस से फूड आता है स्टमक के अंदर, फूड आ जाता है एक बार, जब इसके अंदर फूड आता है तो ये वाली जो ओपनिंग आप देख रहे हैं, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। इस ओपनिंग यहाँ पे जो मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल प्रेजेंट होती हैं और वो मसल्स यहाँ पे फोल्ड होकर के क्या बनाती हैं, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। फूड आने के बाद ये ओपनिंग क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, ताकि फूड वापस बैक ईसोफेगस के अंदर ना जाए। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स के अंदर क्या होता है कि ये ओपनिंग लेस डेवलप्ड होती है, लेस इफेक्टिव होती है, अच्छे तरीके से काम नहीं करती है। तो इसलिए क्या होता है कि उनके अंदर वोमाइटिंग जल्दी होती है। यहाँ पे फूड आने के बाद फिर क्या होता है कि इसके अंदर चर्निंग मूवमेंट होती है, उसका फर्दर ब्रेक डाउन होता है, मिक्सिंग होती है म्यूकस के साथ और क्या बन जाता है, काइम बनता है। और फिर वो काइम कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसका ट्रांसफ़र होता है। और यहाँ पे जो आप ओपनिंग देख रहे हैं जिसके थ्रू यहाँ से काइम निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, इस यहाँ पे भी स्मूथ मसल से फोल्ड होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, ये रेगुलेट करता है इस ओपनिंग को। ऐसा नहीं है कि एकदम से सारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे करके जो थोड़ा थोड़ा फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो इसको रेगुलेट करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो स्टमक के अंदर फूड आता है उसकी ड्यूरेशन, स्टोरेज की ड्यूरेशन अलग अलग होती है। जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट 1 आवर से 2 आवर तक स्टमक के अंदर स्टोर रहता है। जो प्रोटीन है वो 2 आवर से 3 आवर तक स्टोर रहते हैं और जो फैट है वो 3 आवर से 6 आवर तक स्टमक के अंदर स्टोर रहते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब हमें इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसे खेत में काम करते हैं, कहीं जैसे जो एथलीट्स होते हैं एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एकदम से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे वो क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड वो लेते हैं। अगर हम उस टाइम पे ले लेंगे प्रोटीन या फैट तो हमें इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलेगी। तो अगर हमें कोई हैवी काम करना है उसके लिए हमें क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी। तो हमें फूड भी ऐसा ही लेना होगा जिसका डाइजेशन जल्दी हो जाए। तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हमें उस टाइम लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्टमक के इंटरनल स्ट्रक्चर की, कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से बनी होती है।
तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी जो अंदर जो वाल होती है वो इस तरीके से फोल्डेड होती है, आप देख रहे हैं अभी पिक्चर के अंदर। और इस वाल के अंदर फिर फर्दर 4 तरह की लेयर प्रेजेंट होती हैं। जो अपर लेयर है इसको हम बोलते हैं म्यूकोसा, अपर लेयर बोल सकते हैं या आउटर लेयर बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद जो सेकंड लेयर है इसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा। जो थर्ड लेयर है इसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस, जिसके अंदर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट होती हैं। और जो लास्ट जो लेयर है इसको हम बोलते हैं सिरोसा। तो ये एक वाल की हिस्टोलॉजी दिखा रखी है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रेड कलर से ये जो वाल है इसकी, इस वाल के अंदर फिर 4 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती हैं। और जो अपर जो लेयर है जिसको म्यूकोसा बोलते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो क्या सेक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करती है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है, इस तरीके से आप ये फोल्डेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। इसके अंदर फिर 5 तरह की सेल प्रेजेंट होती हैं। जो अपर मोस्ट सेल है इसको हम बोलते हैं म्यूकस सेल इसको बोलते हैं। और जो सेकंड जो सेल है इसको हम बोलते हैं चीफ सेल, पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल इसको हम बोलते हैं। 3 नाम है इसके। उसके बाद जो थर्ड टाइप की सेल है इसको हम बोलते हैं पैरिएटल सेल या इसको हम ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। उसके बाद जी सेल है, उसके बाद डी सेल है। तो ये 4 तरह की सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अलग अलग सेल्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग वो कंपोनेंट सेक्रेट करती है। तो अब हम बात करते हैं कि इनकी सेक्रेशन की, जो कंपोनेंट्स लिखे हैं यहाँ पे कि इनके क्या काम हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस टॉपिक का। जो म्यूकस सेल है, म्यूकस सेल म्यूकस सेक्रेट करती है। म्यूकस सेल के क्या क्या फंक्शन है वो आपको याद रखने हैं। तो इसके क्या क्या फंक्शन है वो हम देख लेते हैं। म्यूकस क्या करता है कि जब फूड ईसोफेगस के अंदर आता है तो सबसे पहले उसकी मिक्सिंग करता है, क्योंकि एक वाटरी सबस्टांस है और उसको फूड की मिक्सिंग करता है तो उसका डाइजेशन भी इजीली हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा जो फंक्शन है इसका, क्योंकि स्टमक के अंदर होता है एसिडिक इन्वायरमेंट, HCl प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, हम आगे देखेंगे। और वो HCl क्योंकि एसिडिक नेचर है उसकी, एसिड है, वो एसिड उस स्टमक की वाल को डिजेनरेट कर सकता है, उसका ब्रेकडाउन कर सकता है और करता भी है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस क्या करता है, इसकी वाल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि एसिड का उसकी वाल के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। इसके बाद बात करते हैं चीफ सेल, पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल की बात करते हैं। ये क्या सेक्रेट करती हैं, लाइपेज, रेनिन एंड पेप्सिनोजन। लाइपेज एक एंजाइम है, रेनिन एक प्रोटीन है और पेप्सिनोजन एक एंजाइम है। तो 3 नाम है इस सेल के और 3 ही कंपोनेंट ये सेक्रेट करती है। 3 नाम है, आप ऐसे याद रखना है कि 3 इस सेल के 3 नाम हैं और 3 ही चीज़ें ये सेक्रेट करती हैं। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जब स्टमक के अंदर जो फैट आते हैं उनका ब्रेकडाउन करता है, डाइजेशन करता है। बहुत ही कम अमाउंट में लिपिड या फैट का डाइजेशन स्टमक के अंदर होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रेनिन की। ये एक प्रोटीन है, ये क्या करता है, ये करता है मिल्क प्रोटीन। जो हम मिल्क लेते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं, जो कैजीन प्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कैजीन प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, या केसिन प्रोटीन आप बोल सकते हैं। तो इसका ब्रेकडाउन करता है, इसका डाइजेशन करता है। अडल्ट के अंदर ये नहीं होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं 2 या 3 साल तक ही ये सेक्रेट होता है। उसके बाद स्टमक के अंदर सेक्रेशन इसका रुक जाता है, प्रोडक्शन इसका रुक जाता है। अडल्ट के अंदर ये एब्सेंट होता है। जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हीं के अंदर ये होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो बाकी सारे फूड्स खाते हैं, वो सिर्फ मिल्क पे डिपेंड करते हैं। तो मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए उनके अंदर अलग से जो रेनिन सेक्रेट होता है और फिर वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद पेप्सिनोजन है, जो मेन प्रोटीन है अडल्ट के अंदर, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन ये करता है। हम आगे जब देखेंगे डाइजेशन किस तरीके से होता है, उसमें हम ये सारी चीज़ें एक बार फिर डिस्कस करेंगे। तो पेप्सिनोजन मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। उसके बाद जो पैरिटल सेल हैं या ऑक्जेंटिक सेल हैं, इसके 2 नाम हैं, तो 2 ही चीज़ें सेक्रेट कर रही है, पैरिटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। और HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर ये सेक्रेट करती है। HCl आप सभी को पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब स्टमक के अंदर इसके क्या काम है, HCl क्या करता है कि यहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। उससे क्या होता है कि जो फूड के साथ
हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं एसिडिक इन्वायरमेंट में आने के बाद उनकी डेड हो जाते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि HCl माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद सेकंड फंक्शन इसका क्या है कि जो स्टमक के अंदर जो HCl बनता है, हमने अभी पेप्सिनोजन के बारे में देखा है कि पेप्सिनोजन क्या करता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है, लेकिन इसको एक्टिवेट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, HCl की। तो पेप्सिनोजन एक्टिवेट हो जाता है पेप्सिन के अंदर, किसकी प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है, HCl की प्रेजेंस में। तो अगर HCl नहीं होगा स्टमक के अंदर तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट नहीं होगा पेप्सिन के अंदर, और फिर पेप्सिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन का डाइजेशन भी नहीं होगा। तो ये दो काम हैं HCl के स्टमक के अंदर, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, दूसरा क्या है कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे लिखा है, इसके क्या काम है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, जो विटामिन B12 है इसके एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है कि जो फूड के अंदर विटामिन होते हैं, जो फूड के अंदर विटामिन B12 जो होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। और विटामिन B12 किसके लिए ज़रूरी है, RBC फॉर्मेशन के लिए। जो रेड ब्लड सेल जो बॉडी के अंदर बनती हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रेट नहीं होगा, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रेट नहीं करेगी, तो उससे क्या होगा, विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा बॉडी के अंदर। और अगर विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो RBC फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, RBC कम बनेगी बॉडी के अंदर और उससे क्या हो जाएगा, एनीमिया उससे हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं G सेल की। G सेल क्या सेक्रेट करती हैं, गैस्ट्रीन सेल सेक्रेट, गैस्ट्रीन एक हार्मोन सेक्रेट करती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने अलग अलग कलर से अलग अलग सेल को डिनोट कर रखा है। तो जो ये ग्रीन वाले जो सेल हैं इसको हम बोलते हैं G सेल, गैस्ट्रीन हार्मोन सेक्रेट करते हैं। और गैस्ट्रीन हार्मोन क्या करता है, ये पैराइटल सेल को स्टिमुलेट कर देता है। जो ऊपर पैराइटल सेल हैं इनको स्टिमुलेट करता है, क्या करने के लिए, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करने के लिए, सेक्रेट करने के लिए इनको स्टिमुलेट करता है। उसके बाद D सेल हैं, यहाँ पे जो ब्लैक यहाँ पे कलर की दिख रही हैं, तो D सेल क्या सेक्रेट करती हैं, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन सेक्रेट करती हैं। और ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सेक्रेशन को। कि ऐसा नहीं है कि सारी सेल सेक्रेशन करती रहेंगी, हर टाइम सेक्रेशन करती रहेंगी, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेशन करती हैं, क्योंकि जो D सेल है जो सोमैटोस्टेटिन सेक्रेट करती हैं, सोमैटोस्टेटिन का इनके ऊपर कंट्रोल होता है। ज़्यादा अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस ना सेक्रेट हो, जितनी ज़रूरत है उतना ही सेक्रेट हो, तो उसके लिए होता है सोमैटोस्टेटिन। तो गैस्ट्रिक सेक्रेशन को ये कंट्रोल में रखता है। जब क्या होता है, बहुत सारा अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या है, HCl भी प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या है, पेप्सिन भी प्रेजेंट होता है। तो जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में HCl सेक्रेट होगा, पेप्सिन सेक्रेट होगा, उससे क्या होगा, जो स्टमक की वाल है इसके अंदर बर्निंग शुरू होती है, इसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है और स्टमक के अंदर पेन क्रिएट होता है, बर्निंग, हमें ऐसा लगता है कि स्टमक के अंदर बर्निंग हो रही है, जलन महसूस होती है, और उस डिजीज़ को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो सोमैटोस्टेटिन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि एक्सेस गैस्ट्रिक जूस को कंट्रोल करता है, ज़्यादा अमाउंट में वो सेक्रेट ना हो। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन अगर ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे रिलीज होगा तो ये जो वाल है स्टमक की, इसका ब्रेकडाउन वो करना शुरू कर देता है, इसके अंदर जो वाल के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उन्हीं का ब्रेकडाउन करना शुरू कर देता है। तो सोमैटोस्टेटिन का इन दोनों चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होता है कि कितना सेक्रेशन करना, जितना फूड को डाइजेस्ट करने में ज़रूरत होती है उतना ही सेक्रेशन होता है। अगर एक्सेस में हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है तो फिर डिजीज़ क्रिएट होती है, जिसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो एक तो पेप्टिक अल्सर के दो कारण हो सकते हैं। तो एक तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि जब हाई अमाउंट सेक्रेट होती है HCl की और पेप्सिन एंजाइम की। दूसरा एक बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। जब ये बैक्टीरिया फूड के साथ स्टमक के अंदर आ जाता है तो फिर स्टमक की वाल का ये ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, जिससे हमें बर्निंग शुरू होती है स्टमक के अंदर। तो इस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो ये कंपोनेंट थे स्टमक के अंदर
और ये सारे कंपोनेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, गैस्ट्रिक जूस, जिसका पीएच होता है 2। ये इंपॉर्टेंट जो स्टार यहाँ पे लिखे हैं ये आपको चीज़ें याद रखनी है। पेप्सिनोजन के बारे में पीएच इसका याद रखना है, म्यूकस के क्या क्या फंक्शन होते हैं, एचसीएल के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी में मेंशन कर रखी हैं सारी चीज़ें। तो स्टमक गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, और ये गैस्ट्रिक जूस हेल्प करता है डाइजेशन में। लगभग 2 लीटर पर डे इसका सेक्रेशन होता है स्टमक के अंदर। तो अभी हमने स्टमक की आउटर स्ट्रक्चर के बारे में देखा है, इंटरनल स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, और इसकी जो वाल होती है उसके अंदर कौन कौन सी कितने तरह के इसके अंदर सेल प्रेजेंट होती हैं और क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं। इसको याद रखने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जो तीनों तरह की जो सेल्स हैं आप इसको कैसे याद रखें, क्योंकि एक सेल के 3 नाम हैं। तो इनको कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ पे चीफ सेल, पेप्टिक सेल और जाइमोजन सेल हैं। इनको हम ऊपर लिख लेते हैं कि चीफ सेल, उसके बाद पेप्टिक सेल है और उसके बाद है जाइमोजन सेल है। तो इसकी ट्रिक है कि इसको हम उल्टा कर लेंगे थोड़ा सा, PCZ। हम व्हाट्सएप चैट में बिकॉज को कैसे लिखते हैं, जो बिकॉज है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BCZ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बी की जगह क्या लगाना है, P लगाना है। तो बिकॉज ऐसे याद रखना है, इन तीनों नाम को आप याद रख सकते हैं। ये क्या बन गया अपना बिकॉज। तो जैसे आप बिकॉज लिखते हैं तो यहाँ पे आपको रिमेंबर रखना है बिकॉज। तो बिकॉज का क्या मतलब, पेप्टिक सेल, चीफ सेल और जाइमोजन सेल। अब इनके जो सेक्रेशन करती हैं, जो 3 चीज़ें यहाँ पे सेक्रेट कर रही हैं, लाइपेज है, रेनिन है और पेप्सिनोजन है। ये क्या करती हैं, P का मतलब है पेप्सिनोजन, R का मतलब है रेनिन और L का मतलब है लाइपेज। पर्ल इसको आप याद रखेंगे, पर्ल एक कंपनी का नाम है, इंश्योरेंस कंपनी है, उसका नाम है पर्ल। तो बिकॉज पर्ल से इसको आप याद रख सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है याद रखने में तो जो सेकंड जो टाइप है इसको सिर्फ आप इसको याद रख लेना। तो इसकी ट्रिक क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखिए पैरेटल सेल है, इसको हम P लिख लेते हैं। ऑक्जेंटिक सेल है, दूसरा नाम है इसका, इसको हम O लिख लेते हैं। और जो ये सेक्रेट करती हैं, क्या क्या सेक्रेट करती हैं, HCl सेक्रेट करती हैं, H लिख लेते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रेट करते हैं, I लिख लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पोही। ये वर्ड आपने याद रखना है, पोही। पोही में P का मतलब है पैराइटल सेल, O का मतलब है ऑक्जेंटिक सेल, H का मतलब है HCl और I का मतलब है इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर आप ये एक वर्ड याद रख लेंगे तो जो ऊपर हमने इनकी जो ट्रिक बनाई है, ऊपर ये लिखी है बिकॉज पर्ल, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप एक वर्ड याद रख लेंगे तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑप्शन में देते हैं कि पैराइटल सेल क्या सेक्रेट करती है, ऑप्शन में दे देंगे HCl है, लाइपेज है, रेनिन है, इस तरीके से। या फिर दूसरा नाम दे देंगे कि ऑक्जेंटिक सेल क्या सेक्रेट करती है, HCl सेक्रेट करती है या लाइपेज सेक्रेट करती है या रेनिन सेक्रेट करती है। या फिर यहाँ से ऑप्शन में दे देंगे, यहाँ से क्वेश्चन दे देंगे कि पेप्टिक सेल क्या सेक्रेट करती है, लाइपेज सेक्रेट करती है या इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रेट करती है, HCl सेक्रेट करती है। तो उस टाइम पे कन्फ्यूज़न होता है हमें कि कौन से सेल के क्या क्या नाम थे और वो क्या क्या सेक्रेट कर रही थी। तो इस कन्फ्यूज़न को आप यहाँ से दूर कर सकते हैं। एक वर्ड याद रखना है, पोही। उसके बाद G सेल है, ये इजी है याद रखना। G सेल से गैस्ट्रीन है और जो लास्ट है जो D सेल सेक्रेट करती है, सोमैटोस्टेटिन। जब बाकी ऊपर की चीज़ें याद हो जाएंगी तो लास्ट वाला तो अपने आप याद हो ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे कंपोनेंट। अपनी जो एनसीईआरटी है इसके अंदर कुछ ही चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, जो स्टार मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, इनके बारे में तो आपको याद रखना ही है। अगर आप थोड़ा सा और अपर लेवल का और पढ़ना चाहते हैं तो इनको आप याद रख सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, +1 के अंदर ज़्यादा यूज़ है इनका। तो स्टमक को हमने बहुत डिटेल से एनालाइज कर लिया है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आउटर स्ट्रक्चर कैसी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन सी सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है और वो क्या क्या सेक्रेट करती है।